Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and let us start with our today's session. So we were studying the chapter how do organisms reproduce, class 10 biology, and in this today's topic we will be discussing about sexual reproduction. So we had studied asexual reproduction in the previous video. So a picture came in our mind as the newborn is produced by only one parent, नो वेरिएशन इज देयर, दैट इज़ अ रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब यहीं पे ऐसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इन दिस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग. इस प्रोसेस में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में. जस्ट लाइक इन ह्यूमंस अ बेबी इज बोर्न बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. मतलब बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड वन मेल एंड वन फीमेल. तो वी नीड टू पेरेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन मेथड ऑल्सो. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोजेनी हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. तो जो प्रोजेनी है उसमें दोनों पेरेंट्स के फीचर्स आएंगे. जस्ट लाइक वी हैव सम कैरेक्टर्स और ट्रेट ऑफ आवर मदर एंड सम ऑफ आवर फादर, प्लस वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट. तो हम पेरेंट्स के क्लोन नहीं है बेटा. प्रोजेनी आर नॉट द क्लोन ऑफ पेरेंट. ठीक है, हम में और हमारे पेरेंट्स में कुछ डिसिमिलैरिटीज होंगी एंड दिस डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज वेरिएशन. सो एज आई हैव रिटन, वेरिएशन अकर्स इन पेरेंट्स, सॉरी वेरिएशन अकर्स इन प्रोजेनी होगा. ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा. सो द वेरिएशन बेसिकली इट अकर्स इन द प्रोजेनी. तो ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दिस वेरिएशन अकर्स. ये वेरिएशन आता क्यों है? तो इस वेरिएशन आने के लिए एक प्रकार का सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है जिसे कहते हैं मियोसिस. सो मियोसिस, बिकॉज ऑफ मियोसिस वेरिएशन अकर्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. एंड इफ in any organism continuously variation are occurring generation by generation, तो after some period of time they will evolve into a new species and they will evolve into a different species. तो हमने कह दिया लास्ट में कि it leads to the evolution. इवोल्यूशन का मतलब होता है समय के साथ किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आना और वो चेंज उसको और अच्छा एडजस्ट करेगा एनवायरनमेंट में. दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई मियोसिस अकर्स. ये मियोसिस होता क्यों है? तो इसको समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को समझते हैं. सपोज करो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. अब मेल की बॉडी में या मेल के सेल में या मेल का जो स्पर्म है, अगर उसमें डीएनए की मात्रा सी है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोजोम इज सी. तो सिमिलरली फीमेल में भी सी होगी. और तुमको पता है कि क्रोमोजोम डीएनए का बना होता है और डीएनए के पास बॉडी का बेसिक ब्लूप्रिंट होता है कि बॉडी कैसी बनेगी, बॉडी का डिजाइन क्या होगा. राइट नाउ इफ सी अमाउंट ऑफ डीएनए कम्स फ्रॉम मेल एंड सी अमाउंट ऑफ डीएनए कम्स फ्रॉम फीमेल, तो इसकी वजह से जो प्रोजेनी होगी उसमें डीएनए का अमाउंट कितना हो गया? दुगना हो गया. तो अब वो डीएनए क्या करेगा? डीएनए प्रोटीन को कोड करता है, मतलब बॉडी के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है. तो अब इस डीएनए की डबल अमाउंट होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस चेंज आ सकते हैं और डिफेक्ट्स आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि मदर का डीएनए भी कोड कर रहा है और फादर का डीएनए भी कोड कर रहा है. ओके, अब इसको समझते हैं क्रोमोसोम्स के नंबर्स की हेल्प से. 46 क्रोमोसोम मेल से आए, 46 क्रोमोसोम फीमेल से आए, कुल मिला के प्रोजेनी में हो गए 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ बिकॉज दीज 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल फॉर्म प्रोटीन, तो इसकी वजह से जो प्रोजेनी होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं. वो डिफेक्ट अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, और मैक्सिमम केसेस में ये बेटा बुरे हैं. बिकॉज डीएनए हैज फिक्स अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई होती है तो इसका इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे सीधा सीधा दिखेगा. सो दैट कॉजेज डिजीज, चेंजेस एंड डिफेक्ट इन प्रोजेनी. तो इसकी वजह से एक प्रकार का सेल डिवीजन है. वो सेल डिवीजन ये है कि सपोज करो पेरेंट्स में देखो दोनों में सी अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है. तो जब इनसे गैमेट बनेगा तो इनमें क्रोमोसोम की अमाउंट क्या हो जाती है? आधी हो जाती है. तो दोनों में कितना हो गया बेटा? हाफ सी एंड हाफ सी. व्हेन दे विल कंबाइन इन द प्रोजेनी द टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल बी सी. नाउ दिस क्रोमोसोम हैज ऑल द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज प्रोजेनी बन रही है उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा. राइट, ऐसे नंबर्स के हिसाब से समझिए. तो 46, जस्ट अ सेकेंड, 46 यहाँ है, 46 यहाँ है, इनके हाफ कितने हो जाएंगे? 23
मेल से आया, 23 फीमेल से आया, दे विल कंबाइन अगेन, दे विल फॉर्म 46 नंबर. सो द क्रोमोसोम इज फिक्स, द इंफॉर्मेशन कोडेड बाय द क्रोमोसोम इज ऑल्सो फिक्स. तो इसकी वजह से कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है. द सेम स्टेटमेंट आई हैव मेंशन्ड हियर, so you can see, you can have a look at that. Now coming to the sexual reproduction, so when we speak of animals and specifically when we speak of human beings, so we speak of a term called adolescence age and its part, that is puberty. तो adolescence को basically age of sexual maturity कहा गया है. ये देखा जाए तो ये फीचर्स आपको प्लांट में भी दिखते हैं, बट प्लांट और एनिमल्स का या ह्यूमंस का कंपैरिजन काफ़ी ही अलग तरीके से होता है, तो इसको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. नाउ इट इंक्लूड सर्टेन चेंजेस इन द बॉडी विच लीड्स टू स्टार्टिंग ऑफ सेक्शुअल, इमोशनल एंड मैच्योरिटी. ये मैं ह्यूमन से पर्सपेक्ट में बात कर रहा हूँ. तो इसकी वजह से कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं एडोलसेंस एज में, जिसकी वजह से हमारे में सेक्शुअल, इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी की शुरुआत होती है. मैं ये नहीं कह रहा कि एडोलसेंस का मतलब है कि एनी इंडिविजुअल विल बिकम मैच्योर इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअल, इमोशनल एंड मेंटल एस्पेक्ट, बट इट इज़ द फेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस मैच्योरिटी. ठीक है. अब इसी का एक छोटा सा एस्पेक्ट है प्यूबर्टी. प्यूबर्टी एडोलसेंस का स्टार्टिंग फेज होता है, और इस स्टार्टिंग फेज की वजह से प्यूबर्टी पीरियड में बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल्स में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो. तो प्यूबर्टी जो मेल में जो स्टार्ट होता है वो दैट इज इट स्टार्ट्स अराउंड 12 ईयर्स, एंड इन फीमेल इट स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर्स. बेसिकली क्या है बेटा, प्यूबर्टी में कुछ बॉडीली चेंजेस होंगे. वो चेंजेस क्यों ज़रूरी है? इन ऑर्डर टू अटेन द सेक्शुअल मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल. अब हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में फ्लावर बनने से पहले का जो पीरियड होगा, वो उस पीरियड को हम एडोलसेंस पीरियड कह सकते हैं, या उस पीरियड को हम मैच्योरिंग पीरियड कह सकते हैं. दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द reproductive organ formation in plants followed by their fusion. Okay, that is adolescence and puberty. So first we have to study about the sexual reproduction in flowering plants. So we know that angiosperms are called as flowering plants because only angiosperms bear flower. तो जो प्लांट की जो बॉडी होती है, यहाँ पे भी एक एरर है, यहाँ पे फ्लावर बॉडी लिखा है, तो दैट इज माई मिस्टेक. हियर वी शुड राइट प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो पूरे प्लांट की बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा. वन इज वेजिटेटिव पार्ट एंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे कहेंगे जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और हमें पता है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर. वेजिटेटिव पार्ट उसे कहते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉज करता है. अब अगर थोड़ा रिलेट कर सकते हैं तो वी स्टडीड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इन प्लांट. तो वहाँ पे वेजिटेटिव टर्म इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर नया प्लांट बनता है तो वी कॉल दैट एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो अगर आप फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे एक पेडंकल तो हो गया, इसका बेस में जो स्टॉक होता है, फ्लावर का जो बेस होता है, जो गद्दी जैसी है जिसके ऊपर पूरे फ्लावर के पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल. इसको थैलेमस भी कहा जाता है. अब फ्लावर में आपको 4 अलग अलग वॉल्स दिखते हैं या 4 स्ट्रक्चर्स हैं. सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सेपल. सेपल आपको ग्रीन कलर का दिखता है, तो फोटोसिंथेटिक नेचर है. तो अनओपन फ्लावर, जब फ्लावर अपने बर्ड स्टेज में होता है, जब फ्लावर खिला नहीं होता है, तो आप देखेंगे कि सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, उसमें सेपल है. तो सेपल का काम है कि जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा. इसके बाद अगला स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो दैट इज पेटल. You all have seen flowers, तो this is the most scented part of the flower. इसमें फ्रेगनेंस होगा और एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, दूर से ही अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज पेटल. नाउ द बेसिक जॉब ऑफ पेटल इज, पेटल क्या करते हैं बेटा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और इंसेक्ट के अट्रैक्शन की वजह से द इंसेक्ट विल विजिट द फ्लावर, और उस फ्लावर को विजिट करने की प्रोसेस में वो क्या करता है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. बेसिकली वी से दैट पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन, विल स्टडी अ बिट लेटर. ओके, तो इस वजह से जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे, जो लैंड में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, उनका पेटल आपको हमेशा कलर्ड दिखेगा और उसमें हमेशा कोई फ्रेगनेंस होगी. दैट फ्रेगनेंस बेसिकली अट्रैक्ट द इंसेक्ट. तीसरा पार्ट अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे दैट इज मेंशन्ड एज स्टेमन.
इस पार्ट को कहते हैं स्टेमेन। तो इन स्टेमेन फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर ये टिप में जो स्वलन लोब जैसा पोर्शन है इसको एंथर कहते हैं और इसके नीचे के बेस को फिलामेंट कहा जाता है। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। तो स्टेमेन इज नथिंग बट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इन दैट द एंथर इज द पोर्शन विच बियर्स द पॉलन। इस स्टेमेन में एंथर वो पोर्शन है जिसके अंदर मेल गैमेट होता है जिसको हम पॉलन कहते हैं। अगेन दिस गैमेट विल बी फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कार्पेल और पिस्टिल। इसको पिस्टिल कहा है यहाँ पे। तो पिस्टिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड एट द बेस देयर इज ओवरी। सो पिस्टिल वो पार्ट है जो पॉलन को रिसीव करेगा, गैमेट को रिसीव करेगा। यहाँ पे पॉलन लैंड किया, फिर यहाँ से ये स्टाइल एक हॉलो ट्यूब होती है, हॉलो भी हो सकती है सॉलिड भी। इसका काम ये है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब पास करेगी और फाइनली ओवरी वो स्ट्रक्चर है, बेसल स्वोलन पोर्शन, जिसके अंदर आपको ओव्यूल दिखेगा। उस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं जिसमें फीमेल गैमेट पाया जाता है। तो यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा। सो आई फॉरगॉट टू मेंशन, फ्लावर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्लावर के पार्ट्स 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एसेसरी पार्ट्स एंड अदर इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेसिकली एसेसरी पार्ट्स उन्हें कहा जाता है जो गैमेट फॉर्मेशन में तो हेल्प नहीं करते हैं बट इस गैमेट के फ्यूजन और फंक्शनिंग के लिए उनकी ज़रूरत है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गैमेट्स, सो दे आर कॉल्ड एज एसेसरी पार्ट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 एसेसरी पार्ट हैं, सेपेल और पेटल। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू देयर फंक्शन। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेमेन एंड कार्पेल और पिस्टिल। ओके, अब थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है जहां पे पॉलन आके लैंड करेगा। पॉलन क्या है? मेल गैमेट है। इस स्टिग्मा के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल कहा जाता है बेटा। ये स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो अगर आप इस पिस्टिल के अंदर होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसके बेस में ये सोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फूला हुआ सा, दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इस ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज एग। तो यहाँ पे आप ये एग देख रहे हैं। तो इस ओव्यूल के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो क्या है बेटा, फिर से समझते हैं। स्टिग्मा में क्या है, पिस्टिल में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है जिसके अंदर फीमेल गैमेट होगा। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है बेटा एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे कहीं मेंशन होगा, देखिए, ओव्यूल विद एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको फीमेल गैमेट दिखेगा, दैट इज एग। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इसके एग के अलावा यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं ये एंटीपोडल, सिनर्जिड्स और यहाँ पे आपको पोलर सेल्स दिख रहे हैं। तो बेसिक जो फर्टिलाइजेशन होगा, वो बेसिक जो गैमेट है, फीमेल गैमेट है, वो एग है बेटा यहाँ पे। नाउ देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनेशन। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो, अब फर्टिलाइजेशन या गैमेट का फ्यूजन होने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना जरूरी है। अब मेल गैमेट, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो मेल गैमेट क्या है बेटा? पॉलन है। और पॉलन किसके ऊपर बनता है? एंथर के ऊपर बनता है। तो उस एंथर से पॉलन को फीमेल तक पहुंचाना पड़ेगा और फीमेल में भी किस पार्ट तक पहुंचाओगे? पहले स्टिग्मा तक पहुंचाओगे। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ओके, अभी अपने आप तो पॉलिनेशन होगा नहीं, तो इसके लिए कुछ एजेंट्स हैं। जैसे सबसे बड़ा पॉलिनेटर होते हैं इंसेक्ट्स। बी, हनी बी जो है वो 80% से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन कॉज करते हैं बेटा। तो ये पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो सकता है, वाटर के थ्रू आपका पॉलन को बहा के ले जाया जा सकता है, एयर के थ्रू उड़ा के ले जा सकते हैं, और बर्ड्स भी बहुत सारे केसेस में पॉलिनेशन को कॉज करते हैं। ओके, तो द पॉलिनेशन इज नथिंग बट द मेथड, द transfer of pollen from anther to stigma. Now this pollination can be of 2 type beta. One is called as cross pollination and other is called as self pollination. Self का मतलब होता है अपने में। तो सपोज करो ये एक प्लांट है, ये इस प्लांट में यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है। अब अगर इसके एंथर में से इसी के स्टिग्मा के ऊपर या फिर पॉलन का ट्रांसफर इस एंथर में से इसके स्टिग्मा के ऊपर होता है, मीन्स विद इन द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट अगर ट्रांसफर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बेटा ये प्रोसेस? सेल्फ पॉलिनेशन। तो
Basically it is the transfer of pollen from anther to stigma of same flower or another flower of same plant. This is called as सेल्फ पॉलिनेशन. फिर एक आता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये एक प्लांट है, सेम स्पीसीज होंगी, मतलब अगर ये रोज का प्लांट है तो ये भी रोज का होगा, तो ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया. अब पहले प्लांट के एंथर में से जब पॉलन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में होगा फ्लावर के, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. तो यू हैव सीन हियर, दिस इज वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट, दिस इज अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. तो इसमें से इसके एंथर का ट्रांसफर होना इनटू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. राइट. फिर आता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूजन. अब हमने अभी पॉलिनेशन पढ़ा, तो पॉलिनेशन में क्या हुआ कि गैमेट ट्रांसफर हो गया है बेटा कहाँ, एंथर में से स्टिग्मा के ऊपर. अब फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत विशेष है और उसको कहा जाता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन. तो फ्लावरिंग प्लांट में वी सी डबल फर्टिलाइजेशन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है जो पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसके बाद वो ओवरी में जाता है, तो उस पॉलन में दो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा. तो बेसिकली द पॉलन कंसिस्ट ऑफ टू मेल गैमेट्स. इसको इस डायग्राम से समझाना पसंद करूंगा मैं. तो यहाँ से जब ये देखिए, ये पॉलन यहाँ लैंड किया और ये पॉलन ट्यूब बनी, तो इस ट्यूब में आपको यहाँ पे इफ यू सी टू डिफरेंट गैमेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे दो मेल गैमेट होते हैं. इन दो में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, जैसे स्पर्म सेल्स लिखा है, तो स्पर्म सेल्स आर नथिंग बट द मेल गैमेट. तो एक मेल गैमेट फ्यूज करता है बेटा एग के साथ. किसके साथ? एग के साथ फ्यूज किया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगेमी. द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग इन द ओव्यूल एंड फॉर्म्स जाइगोट. और जाइगोट कैसा होगा बेटा? डिप्लॉइड होगा. डिप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम्स के नंबर 2n है इसके. ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? सिनगेमी कहलाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगेमी. सिन का मतलब होता है फ्यूज करना, साथ में फ्यूज होना. गैमी मतलब होता है गैमेट्स. तो गैमेट्स का एक दूसरे से फ्यूज होना इज कॉल्ड एज सिनगेमी. अब जो दूसरा मेल गैमेट है, यहाँ पे जो दूसरा मेल गैमेट है, देखिए एरो बना के दिखा रखा है, ये मेल गैमेट फ्यूज करता है बेटा पोलर न्यूक्लियाई से. अब इसके लिए मैंने आपको अभी एक डायग्राम दिखाया था, तो मैं उस डायग्राम में फिर जाऊंगा. देखिए ये आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है, तो दूसरा मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज करता है? पोलर न्यूक्लियाई से. एक तो कर गया एग से, और एग से क्या बन गया बेटा? जाइगोट. जो दूसरा होता है वो फ्यूज करता है आपका पोलर सेल से, और पोलर सेल के पास ऑलरेडी दो न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस आ गया मेल गैमेट का. तो कुल मिला के कितने न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे? 3n. तो यहाँ इसलिए 3n लिखा है. और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल इसलिए बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियस. पोलर सेल कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, 2 + 1 3. तो द and the result formed is primary endosperm nucleus and it is triploid in nature. यहाँ पे देखिए एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, दूसरा मेल गैमेट पोलर सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है बेटा? एंडोस्पर्म. नाउ यू कैन आस्क सर व्हाई देयर इज दिस एंडोस्पर्म. इस एंडोस्पर्म का काम ये होगा बेटा, जब जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा तो ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा. याद रखना, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. तो यहाँ पे जाइगोट जब डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है? उसको न्यूट्रिशन देने का काम एंडोस्पर्म कर रहा है. ओके, तो समझते हैं. हमने कहा कि गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बना? ट्रिपल फ्यूजन. देखो सिनगेमी से बना जाइगोट, जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा. ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब एक सेल जिसका जो न्यूक्लियर का डीएनए कंटेंट है 3 गुना होगा, तो ये डिवाइड करके आगे चल के क्या बनाता है बेटा? एंडोस्पर्म. ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाता है? सीड बनाता है. ओव्यूल की जो वॉल होती है वो बनाती हैं सीड कोट, और फाइनली जो ओवरी होता है वो बनाता है फ्रूट. इसीलिए आपने देखा होगा कि सीड हमेशा फ्रूट के अंदर है. ओके, so these are the changes that occurs in the structures after fertilization. अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सीड में. तो सीड क्या है? सीड इज द बियरर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट भी कहा जाता है. मतलब
फ्लावरिंग प्लांट में जितना जो फर्टिलाइजेशन हुआ उनका मेन पर्पस है सीड बनाना। क्यों? क्योंकि सीड वो स्ट्रक्चर है जो अगली जनरेशन को ग्रो करेगा, या सीड से जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनेगा। ओके, तो द स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन्स। तो आपको यहाँ पे ये दो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपका ग्राम सीड है बेटा, चने का सीड है। तो आपको इसमें दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं। तो कॉटिलिडन का काम क्या है? कॉटिलिडन का काम ये है, जब आप सीड को मिट्टी में डालते हो जर्मिनेशन के लिए, तो उस टाइम सीड के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो जब तक उसमें पत्तियां नहीं उगाती तब तक उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन कौन देगा? कॉटिलिडन। अब क्योंकि ये कॉटिलिडन स्टार्च का अच्छा सोर्स है, इसलिए हम भी इसको कंज्यूम करते हैं, राइट। फिर आते हैं इसके अंदर, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वो पोर्शन है जो आगे चल के नया प्लांट ग्रो कराएगा। तो एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, ये टिप वाला पोर्शन कहलाता है प्ल्यूम्यूल। जब आप इसको ग्रो कराएंगे तो प्ल्यूम्यूल वाले पोर्शन से शूट बनता है बेटा। तो प्ल्यूम्यूल जब आप सीड को मिट्टी में डालते हैं तो प्ल्यूम्यूल से क्या बनता है? स्टेम और बाकी पोर्शन बनते हैं। और नीचे की तरफ को जो पोर्शन है रेडिकल, ये पोर्शन क्या करता है बेटा? रूट्स बनाने का काम करता है। तो मैंने ये लिखा होगा, प्ल्यूम्यूल शूट बनाना है, रेडिकल क्या बना रहा है? रूट बना रहा है। अब यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है चने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसका काम है सीड को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पोर दिख रहा होगा, ये नीचे एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन को हाइलम का। हाइलम के अंदर एक पोर होता है जिसको कहा माइक्रोपाइल। तो आपने कभी स्प्राउटेड ग्रेन्स अगर खाए होंगे, जब इनमें स्प्राउट होते हैं तो आप देखना ये स्प्राउट हमेशा इस पोर से निकलते हैं। तो माइक्रोपाइल वो पोर है जहाँ से सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। सीड जर्मिनेशन मतलब यहाँ से कॉटिलिडन्स निकलेंगे, सॉरी हाँ, यहाँ से कॉटिलिडनरी लीव्स निकलेंगी जो आगे चल के स्टेम बनाएंगे, और यहाँ से नीचे वाला पोर्शन क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। ओके, so this is regarding the structure of seed. So that is all for today, and this completes the sexual reproduction in flowers. That is all. In case if you have any doubt, just let me know. Thank you.